हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा भाई टीचर्स अकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोगों ने एरोपैजिटिका का थ्योरी पोर्शन कल पढ़ा था। एरोपैजिटिका को लेकर के कल हम लोगों ने बताया कि पब्लिशिंग की लाइसेंसिंग ऑर्डर की बात करी थी। कहीं ना कहीं आपने एक चीज और सीखा रहा होगा कि मिल्टन ने यहां पर एक बात करा था कि जब उस समय पर प्रोटेस्टेंटिज्म की जो बात हुई थी ना, जो प्रोटेस्टेंटिज्म की जो सीन क्रिएट हुई थी, उसकी एक बड़ी बेहतरीन बात और बेहतरीन सेगमेंट मिल्टन ने किया था। सेम कंडीशन आज हम लोग उन्हीं एरोपैजिटिका से अबाउट 25 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और 25 क्वेश्चन आपके नाम होंगे आज। और इन 25 प्रश्नों के साथ आपको ये जानना है कि आपके अंदर क्वालिटी में क्या है और कितना आप एरोपैजिटिका को पढ़े हो और एरोपैजिटिका के बारे में जानते हो। ये आज यहां से आपको जानना है, समझना है और सीखना है। इसलिए आप सभी बेहतरीन तरीके से जुड़ो और जुड़ करके अपने आप को जस्टिफाई करो कि आप किस लेवल पर हो और किस लेवल पर आपको बहुत सारी चीजों को जानना है। प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं, एरोपैजिटिका एक प्रोज वर्क था, इनका मिल्टन का प्रोज वर्क था। और 25 प्रश्नों के साथ आज आपके साथ कुछ मैं डिस्कस करूंगा। आखिर 25 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और मैंने आपको पहले भी बताया कि एरोपैजिटिका का जो सीन था वास्तव में पार्लियामेंट को लेकर, और पार्लियामेंट के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि प्रोटेस्टेंटिज्म को लेकर और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि लाइसेंस को लेकर, इतनी तमाम बातों को लेकर के ये बहुत बेहतरीन सीन क्रिएट किया था इन्होंने। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस पूरे के पूरे सेगमेंट की एक एक बात और एक एक सारी चीजों का डिस्कशन। मेरे भाई, आपको फाउंडेशन बैच देखने को मिलेगा, टारगेट नौकरी बैच देखने को मिलेगा और रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। फाउंडेशन में आपको टीटी, पीटी, एलटी, जीआईसी, एमआरएस, बीपीएससी, टीआर 4.0, एनवीएस, केवीएस, यूकेएलटी, डीट्रिपल भी मिल जाएगा। उसी में आपको टारगेट नौकरी बैच मिल जाएगा जो आने वाला समय पेपर का होगा। टीटी, पीटी, एलटी, जीआईसी, एमआरएस, बीपीएससी मिल जाएगा, एनवीएस, केवीएस, यूकेएलटी, डीट्रिपल भी मिल जाएगा। रिकॉर्डेड बैच की बात करें, टीटी, पीटी, एलटी ग्रेड और बीपीएससी मिल जाएगा आपको। ये तो हमारा एक समझिए कि नॉर्मल सा कह सकते हो, एडवर्टाइज भी कह सकते हो, और इसी के दम पर तो सब चलता है। इसी के दम पर तो सब चलता है भाई। आप सबको पता भी है कि हम लोग भाई संस्था है और आप ही के दम पर चलती है। सो मेरे प्यारे साथियों, देर ना करें, आइए शुरू की जाए अपने इस बेहतरीन से सफर की एक एक बातें और एक एक चीजें। As you know very well that what bodies made a parliament during Milton's time. मिल्टन के समय पर पार्लियामेंट की बॉडी की बात आई है कि किस तरह से ये काम किया है। आपके पास चार ऑप्शन है कि द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स, या फिर जस्ट हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, या फिर जस्ट द हाउस ऑफ कॉमन्स, या फिर द सेनेट एंड द हाउस। चार ऑप्शन आपके पास, चार ऑप्शन। मेरे भाई, आपको बता दूं कि बिल्कुल आपका पहले वाले क्वेश्चन में पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसका रीजन समझिए, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स। जो पार्लियामेंट था ना, वो पार्लियामेंट को मेजर एक सेगमेंट माना जाने लगा। पार्लियामेंट में रूल जो निकलते थे ना, जो रूल्स वहां से निकलकर बाहर आते थे, उन रूल्स पर इंप्लीमेंटेशंस होते थे। यानी इसी समय पर जो लाइसेंस का सीन क्रिएट हुआ, किताबों को लाइसेंस देना पड़ेगा, किताबों को लाइसेंस बिना लिए पब्लिकेशन पर भेजी नहीं जाएंगी।
पहले तो पब्लिकेशन के पास जाएगा तो उसकी लाइसेंस चेक करी जाएगी कि क्या ये इसकी अथॉरिटी देता है, क्या कि ये किस लेवल पर ये इसकी किताब पब्लिश होगी या नहीं हो पाएगी, या फिर मेरे प्लेटफॉर्म पर ये किताब पब्लिश होने लायक है कि नहीं है। ऐसी तमाम गतिविधियां देखने को मिलती थी और तब जाकर के आगे सीन क्रिएट हुआ। और इसी समय पर इसी वजह से पार्लियामेंट का सीन क्रिएट हुआ कि पार्लियामेंट रहेगा तो उसका अपना नाम रहेगा, उसका अपना रूल रहेगा, कोई इसे डिनाई भी नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे कि हु वर द प्रिंसिपल राइवल्स इन द इंग्लिश सिविल वॉर। इंग्लिश सिविल वॉर की बात आई है, हाँ जी, इंग्लिश सिविल वॉर की बात आई है। और एक बड़ी बेहतरीन बात आपसे मैं करूंगा, इंग्लिश सिविल वॉर की जो आपको एक चीज देखने को मिली है कि इंग्लिश सिविल वॉर आपका एक ऐसे सेगमेंट पर आया है, ऐसी सीन पर आया है 1642 से 1642 यहां से लेकर के 1651 तक ये इंग्लिश सिविल वॉर आपका कह सकते हो कि लड़ा गया। यही टाइम पीरियड था जिस समय पर यह लड़ाई लड़ी गई। अच्छा, एक चीज और जानिएगा, इस लड़ाई में पार्लियामेंट्स के जो लोग थे, पार्लियामेंटेरियंस जो थे, उनकी विक्ट्री हुई, वो जीत गए, है ना। पार्लियामेंट के नियम वाले लोग जो थे वो जीत गए। और सबसे खास बात आपको बता दूं, एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट का सीन था, एग्जीक्यूशन ऑफ सर चार्ल्स फर्स्ट का सीन था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे फायदेमंद बात होगी, हमें जानकर बड़ी बेहतरीन सीन क्रिएट होगी। कहने का मतलब इतना सा है। और सबसे खास बात मैं बता दूं कि 34,130 लोग मारे गए थे इसमें, 34,130 लोग मारे गए थे इस युद्ध में, इस लड़ाई में, सिविल वार में। और पार्लियामेंट यहां पर जीता। और सबसे खास बात आपको मैं बता दूं, ये लड़ाई थी किस किस के बीच? भैया रॉयलिस्ट हुआ करते थे इस जमाने में, इस टाइम पीरियड पर रॉयलिस्ट हुआ करते थे और पार्लियामेंट्स होती थी। तो पार्लियामेंट और रॉयल, देखो रॉयलिस्ट जो होते थे ना तो मोनार्की क्रिएट करते थे। और सर इसी वजह से पार्लियामेंट की विजय हुई और पार्लियामेंट यानी नियमों का सीन क्रिएट हुआ, रूल्स यहां पर आने शुरू हुए, रूल के हिसाब से काम होना शुरू हुआ। ये था पार्लियामेंट्स का वो सीन, वो बात समझ में आई। अब अगर मैं इसी में कहूं तो क्या था भाई, हु वर द प्रिंसिपल राइवल्स इन इंग्लैंड सिविल वॉर? क्या था राइवल्स में, क्या था? देखो प्रोटेस्टेंटिज्म एंड फॉलोअर्स ऑफ द चार्ल्स फर्स्ट, ये नहीं था भाई। प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स का जिक्र ही नहीं है। फॉलोअर्स ऑफ द चार्ल्स फर्स्ट एंड द फॉलोअर्स ऑफ द चार्ल्स सेकंड, नहीं, ये था ही नहीं भैया। रॉयलिस्ट एंड पार्लियामेंटेरियंस, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, Which king was executed during the English Civil War? मैंने ये बात अभी बताई है, बिल्कुल भाई, चार्ल्स फर्स्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर ही ये बात बताई, चार्ल्स फर्स्ट, बहुत अच्छा। एक सबसे बड़ी खास बात क्या कि हु बिकेम द लीडर ऑफ इंग्लैंड इमीडिएटली आफ्टर द सिविल वार? सिविल वार के बाद इंग्लैंड का राजा कुछ पल के लिए एक लीडर कह सकते हो बनाया गया। किसको? देखो चार्ल्स सेकंड का तो टाइम पीरियड नहीं, चार्ल्स फर्स्ट की एग्जीक्यूशन थी, एलिजाबेथ फर्स्ट होंगी नहीं सर, ओलिवर क्रॉमवेल के ही बात, और इन्हीं को लीडर बनाया गया था, ओलिवर क्रॉमवेल को ही लीडर बनाया गया था। ध्यान रखिएगा ओलिवर क्रॉमवेल को, ठीक है भाई, बहुत अच्छा, लाजवाब रिस्पांस।
अगली बात क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फैक्टर इन इंग्लिश सिविल वॉर। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट। आपको कभी कभी लेस्ट देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको जो सेल्डम देखने को मिल जाता है ना, नेवर देखने को मिल जाएगा, या नॉट लगा ही है। तो ऐसे शब्द हमेशा आपको क्या करेंगे, नेगेटिव वे देंगे। आपको नेगेटिविटी देखनी है क्वेश्चन की, ठीक है ना। हाँ, तो क्या नहीं था, देखो द किंग्स परसीव्ड कैथोलिक सिंपैथिक्स, ये तो था ही, ये तो था ही, तो इसलिए हम इसको चयन ही नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आंसर गलत है, ये तो था ही। वाइड स्प्रेड क्लास इंटेंसिबिलिटी, ये भी था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी सही है अपने आप में। द किंग्स फेलर टू कंसिडर पार्लियामेंट, बिल्कुल ये भी बात होती ही थी, कंसिडर करते थे, बिल्कुल थी ये बात। फॉरेन अग्रेशन, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये फॉरेन अग्रेशन का सीन है, यानी आप कहीं ना कहीं इस बात को समझते हो कि जहां पर क्वेश्चन एकदम थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछने का सवाल क्रिएट कर देता है, वहां आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे ना तो अपने आप प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। व्हाट वाज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है, खास बात तो ये है जानने वाली। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है भाई, बताओ। अब देखो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म क्या है, समझिए, थोड़ा सा समझिए। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स क्या है, इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा समझने वाली बात है कि आखिर ये है क्या। ए रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म एक ऐसा रिफॉर्मेशन है जो धर्म से संबंधित है। मूवमेंट दैट स्वेप्ट, यानी वो सोया हुआ मूवमेंट, कैसा, थ्रू यूरोप इन 1500s, थ्रू यूरोप इन, ये लीजिए 1500 सदी में सोया हुआ वो प्रोटेस्टेंटिज्म का सीन। सर यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलती है क्रिश्चियनिटी को लेकर, क्रिश्चियनिटी आपको देखने को मिलती है जबरदस्त तरीके से। तो क्रिश्चियनिटी कहीं ना एक बड़ा सुंदर बात करते, बहुत बेहतर बात करते। अच्छा, इसी में आपको मार्टिन लूथर देखने को मिलेगा, मार्टिन लूथर देखने को मिलेगा भाई, बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर की बात करें 1581 में, जर्मन टीचर है, मॉन्क है, ठीक है ना। डाइट ऑफ वॉर्म्स 1521, डाइट ऑफ मॉन्क्स। सर एक बात आप जानो कि कहीं ना कहीं ये बड़े नाम इस पूरे के पूरे इंग्लिश साहित्य को बदलते नजर आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होना चाहिए, फटाफट कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट्स कर दें। बहुत बढ़िया, हाँ जी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं बहुत ध्यान से बताने की कोशिश करता हूं। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि द पीरियड इन हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में एक ऐसा पीरियड वेयर मेनी पीपल स्प्लिट ऑफ फ्रॉम कैथोलिसिज्म, कैथोलिक जो थे, टू फाउंड देयर ओन वर्जन्स ऑफ, किसमें, क्रिश्चियनिटी, ठीक।
हु वॉज द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट रूलर ऑफ इंग्लैंड? पहला प्रोटेस्टेंट रूलर इंग्लैंड का कौन था? बिल्कुल हेनरी एट्थ था, बिल्कुल हेनरी एट्थ ही था। करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी एट्थ, इंग्लैंड का पहला प्रोटेस्टेंट रूलर। याद रखना, याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ठीक है। Which of the following is not an aspect of Catholicism criticized by Protestants? Protestants, बताओ। बिल्कुल ये ऑप्शन करेक्ट आएगा। बिलीव इन वन गॉड इन 3 पर्सन्स। भगवान पर भरोसा, एक भगवान को चुनो, कई भगवान को मत चुनो, एक को चुन लो और उसी पर भरोसा करो। Which Protestant sect was Milton most closely aligned with? Aligned with? बताओ। बिल्कुल अलाइन किसको कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? बिल्कुल भाई प्यूरिटन्स के साथ कर रहा है। प्यूरिटन एज ही तो था, मिल्टन एज। जो मिल्टन एज था ये प्यूरिटन तो था ना, प्यूरिटन एज था, ठीक है। What was the most common topic for published writing in 17th century England? किस पर जोर दिया गया, किस तरीके की बातों पर जोर दिया गया 17वीं सदी में इंग्लिश लिटरेचर में लिखने के लिए? पॉलिटिक्स तो नहीं दिया, हिस्ट्री भी नहीं लिखे लोग, बिल्कुल रिलीजियस लिखते हैं यार। धर्म पर बात करते हैं, धर्म पर बात करते हैं, रिलीजन पर बात करते हैं, रिलीजियस फैक्टर पर बात करते हैं, ठीक है। अगला, व्हाट वाज मिल्टन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द किंग? राजा के की तरफ मिल्टन का क्या एटीट्यूड हुआ करता था? बताओ, बोल डालो जल्दी से। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए रेडिकल अपोनेंट। रेडिकल अपोनेंट यही हुआ था, रेडिकल अपोनेंट। What was मिल्टन्स रिलेशनशिप टू पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में और मिल्टन में क्या संबंध था, क्या संबंध था? स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं, अपोजिशन में नहीं थे ये, बिल्कुल गलत होगा। मेजर लीडर पार्लियामेंट के बिल्कुल नहीं थे ये। एब्सोल्यूट फॉलोअर बिल्कुल नहीं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिटिकल सपोर्टर थे। When was जॉन मिल्टन born? जॉन मिल्टन का जन्म होता कब है? बिल्कुल नो डाउट 1608। Where was मिल्टन born? मिल्टन का जन्म बिल्कुल लंदन में हुआ है, आप सब जानते हो। What class was जॉन मिल्टन born into? किस क्लास में जॉन मिल्टन का जन्म होता है? एरिस्टोक्रेसी थे नहीं, अमीर गरीब थे नहीं, राजा, बिल्कुल आपका ये वेल्दी प्रोफेशनल हो जाएगा आंसर। What did मिल्टन do as child? बच्चे जब थे क्या किया? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अटेंड द स्कूल, क्योंकि और अप्रोप्रिएट है ही नहीं। व्हाट इज मिल्टन्स मोस्ट फेमस वर्क? मिल्टन का मोस्ट फेमस वर्क क्या था? डॉक्टर फास्टस इनकी है नहीं, पैराडाइज लॉस्ट इनकी है और एरोपैजिटिका इनकी है। हाँ बोलो, तो मोस्ट फेमस की बात किया है पैराडाइज लॉस्ट। भाई एपिक रही है, एपिक रही है। हाउ डिड मिल्टन्स टाइम एट कैम्ब्रिज
from obviously shape his poetry and prose. His poetry and prose. पूनम सरोज। क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ क्वेश्चन भी लिखें। How did Milton's time at Cambridge most obviously shape his poetry and prose? देखिए, रिस्पेक्ट फॉर द चर्च ऑफ इंग्लैंड नहीं, कंजर्वेटिव टेंडेंसीज ये भी नहीं था, रिफ्यूजल भी नहीं था, तो फिर ऑप्शन चौथा क्लासिकल इन्फ्लुएंस था। बिल्कुल क्लासिकल चीजें डिपेंड करती थी चीजों पर, क्लासिकल चीजें लेकर के चलते थे ये लोग, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर पर काम कर रहे थे ना। व्हाट वाज मिल्टन्स रिलीजियस अलाइनमेंट? क्या अलाइनमेंट था रिलीजन को लेकर के मिल्टन का? बोलो। बिल्कुल सही बात है, रेडिकल प्रोटेस्टेंट, यानी ये प्रोटेस्टेंटनिज्म को फॉलो करते थे ना। 18 का बी, बिल्कुल। When was एरोपैजिटिका written? एरोपैजिटिका एक प्रोज वर्क है इनका, एक प्रोज वर्क है, और लिखा कब गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। (1644) बिल्कुल ऑप्शन डी सही हो जाएगा। Who was the intended audience of एरोपैजिटिका? कौन इंटेंडेड ऑडियंस है एरोपैजिटिका का? बिल्कुल, एरोपैजिटिका जिस समय पर आई है तो पार्लियामेंट का सीन बहुत रहा है, पार्लियामेंट का बहुत सीन रहा है। हाउ वाज एरोपैजिटिका ओरिजिनली मेड पब्लिक? किस तरीके से पब्लिक में आई है एरोपैजिटिका? बोलो। एज अ चीप पैम्पलेट के तौर पर आई है, एज अ चीप पैम्पलेट के तौर पर आई है। What theme is important in both Paradise Lost and एरोपैजिटिका? क्या जरूरी था दोनों में? दोनों किस सीन पर हैं? क्या थीम दोनों में है? बोलिएगा। एरोपैजिटिका में भी फाल है, किस चीज का? किस चीज का इन्होंने दूर किया? पार्लियामेंट को लेकर आते हैं, हाँ या ना? लाइसेंस क्रिएट होता है, फाल ही तो है। और कहीं ना कहीं पैराडाइज लॉस्ट में भी एडम और ईव का फाल है। What kind of writer was Milton when it came to publishing his work? बताइए। 23 का ए ठीक है। 24 का आंसर बता दीजिए। What kind of writer was Milton when it came to publishing his work? A perfectionist who oversaw every detail of the finished product. ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। What was the impact एरोपैजिटिका? एरोपैजिटिका पर इंपैक्शंस क्या था, क्या असर था? पार्लियामेंट इग्नोर्ड द स्पीच। ये आपके 25 क्वेश्चन है, बहुत बुलेट है, एकदम बुलेट की तरह चले हैं, बुलेट की तरह चले हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हमने जानबूझकर फास्ट कराए हैं। 24 मिनट में 25 क्वेश्चन आपके सामने। पहले क्वेश्चंस के एक सीरीज जाती रहे, तब आगे की बात होगी।
और क्वेश्चन की जितनी सीरीज जाएगी उतना अच्छा होगा आपके लिए। आपके ये 25 क्वेश्चन हैं और इन 25 क्वेश्चंस के बाद आप इतना समझो, इतना जानो कि 25 क्वेश्चंस आपके बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस थे। इन सभी क्वेश्चंस को करना है, समझना है और एक एक करके ना हर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझनी होगी, समझ रहे ना। और जब ओवरऑल आप चीजों को समझ लोगे तो एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा किसी कीमत पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे, इतने ही क्वेश्चंस आप सबके साथ डिस्कस करेंगे। अगेन हम लोग नेक्स्ट सेशन पर अगेन 25 क्वेश्चन के साथ काम करेंगे। कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना, तैयारी बना लें और बुलेट की रफ्तार में क्वेश्चंस को करें, यानी 25 क्वेश्चन जितना जल्दी हो जाए, 25 क्वेश्चन कम से कम 25 मिनट में। ये तो ओवरऑल मैं कह रहा हूं कि चलो पब्लिकली चीजें हैं तो समझेंगे। 25 क्वेश्चन 20 मिनट में करने की ताकत रखनी है, याद रखिएगा। और बाकी तो फिलहाल हम करेंगे ही। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।